हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, फिजियोथेरेपिस्ट इन संचेती हॉस्पिटल। आज हमारे साथ है डॉक्टर अजय कोठारी सर, स्पाइन स्पेशलिस्ट इन संचेती हॉस्पिटल। सो आज हम थोड़े कॉमन स्पाइन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं सर के साथ। थैंक यू। सो सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आजकल जनरल पॉपुलेशन में बैक पेन की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो वो कॉमन एक 10 साल के बच्चे के साथ 80 उम्र के बुजुर्ग आदमी को भी ये तकलीफ है, तो उसके मुख्य कारण क्या है सर? सो बैक पेन आजकल एक एपिडेमिक हो गया है। मतलब जैसे मैडम ने बताया कि 10 साल का एक लड़का भी मेरे ओपीडी में होता है और 80 साल के बुजुर्ग भी मेरे ओपीडी में होते हैं बैक पेन को लेकर। सो बैक पेन और नेक पेन मतलब कमर दर्द और गर्दन दर्द, ये एक बहुत कॉमन समस्या है आज के डे टू डे लाइफ में। और इसके मैं एक 5 इम्पोर्टेंट कारण यहाँ बताना चाहता हूँ। पहला है ओवरवेट। जिस पेशेंट का वेट ज़्यादा है उस पेशेंट को बैक पेन होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर किसी ने 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना ही चाहिए 6 डेज अ वीक, जिसमें हफ्ते में 2 दिन वेट ट्रेनिंग, हफ्ते में 2 दिन योगा और हफ्ते में 2 दिन कार्डियो एक्सरसाइजेस ये होनी चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल। सो स्मोकिंग इज द बिगेस्ट किलर। स्मोकिंग में निकोटिन होने के कारण आजकल हम देखते हैं कि बहुत यंगर जनरेशन इज वेरी हैवी इनटू स्मोकिंग। और स्मोकिंग में जो निकोटिन होता है वो निकोटिन हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको कंस्ट्रिक्ट करके स्पाइन का न्यूट्रिशन रोक देता है और उसकी वजह से कम एज में स्पाइन में डीजनरेशन देखने को मिलता है। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है हमारी लाइफस्टाइल, जैसे सेल फोन यूज, कंप्यूटर यूज, गैजेट यूज। आजकल अगर एक नॉर्मल इंसान का अगर आप स्क्रीन टाइम देखेंगे तो वो 3 से 4 घंटा है मिनिमम। सो कॉन्स्टेंटली जो एक इंसान है वो अपने नेक को कॉन्स्टेंटली मोड़कर ये मोबाइल की ओर देख रहा है, तो इससे ये जो नेक की मसल्स है, नेक की डिस्क्स है, ये जल्दी डिजनरेट होती है। सेम थिंग विद कंप्यूटर। और रही बात यंगर जनरेशन की, तो जब हम छोटे थे हम ओपन ग्राउंड में जाके खेलते थे, सनलाइट मिलता था, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे। बट आज की जो यंग जनरेशन है वो घर में रहना ज़्यादा पसंद करती है और सिटिंग गेम्स जैसे मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, प्ले स्टेशन के ऊपर गेम्स खेलेंगे और उससे उनकी शरीर की मोबिलिटी काफ़ी कम होती है। दे सिट एट वन प्लेस, दे गेट फैटर एंड फैटर। और वो ओपन ग्राउंड में जाकर न खेलने के कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमनली देखने को मिलती है और फिजिकल एक्टिविटी न होने के कारण कम एज में उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज स्ट्रेस एंड lack of sleep. Stress, I feel, is a very important cause for back pain and neck pain. बहुत सारी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको गर्दन दर्द और कमर दर्द की समस्याएं होगी। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज लैक ऑफ स्लीप। अगर आप 7 घंटा रोज नहीं सो रहे तो आपके पूरे बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलेगा और कम स्लीप के कारण आपको मसल फटीग, आपको इरिटेबिलिटी और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। सो मुझे लगता है कि ये 5 इम्पोर्टेंट कारण है बैक पेन आज के जो तारीख में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है वो। और एक 6th रीज़न भी मैं ऐड करूँगा और वो है डाइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डाइट में यू शुड हैव लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। पर आज की जो जनरेशन है वो बिलीव करती है इंस्टेंट फूड में, फास्ट फूड में, जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है, प्रोटीन की बहुत कमतरता होती है और कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होने के कारण वेट बढ़ता है, बट प्रोटीन कम होने के कारण बोन स्ट्रेंथ और मसल स्ट्रेंथ नहीं होता। और इसीलिए ये जो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, पैक्ड फूड, ये खाने का जो कल्चर है उसकी वजह से भी स्पाइन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर, एक और सवाल था आपसे। हम अभी देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों का डेस्क जॉब रहता है, लोग सेलफोन यूज़ करते हैं, दिन में पूरा काम तो सेलफोन पे ही चलता है लोगों का।
सो इसका परिणाम हमारे स्पाइन पे कैसे रहता है, मतलब गर्दन और पीठ का दर्द? So the whole concept of kids raising is changed. So coming back to cell phones, cell phone का एक average screen time research बताता है कि it is around 3 hours average. So 3 घंटा हर एज ग्रुप का इंसान अपनी नेक को मोड़कर वो सेल फोन देख रहा है। तो जितना उसका नेक मुड़ रहा है उसका उतना ज्यादा नेक में डीजनरेशन देखने को मिल रहा है। इट इज कॉल्ड टेक्स नेक सिंड्रोम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेक नेक सिंड्रोम। और द स्टडीज हैव प्रूवन कि जितना ज्यादा आप कॉन्स्टेंटली झुक के सेल फोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो, उतना आपका नेक का जो मसल्स है, नेक के जो डिस्क्स है, नेक के जो वर्टेब्रा है, उसमें डीजनरेशन देखने को मिलेगा। सो यस, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल यूज विच इज इंक्रीज्ड, स्पाइन प्रॉब्लम्स हैव ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर इंसान 3 से 4 घंटा सेल फोन में इस्तेमाल करेगा तो वो बाहर जाके कब अपना फिजिकल फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलेगा। और इसके कारण वेट बढ़कर ऑटोमेटिक बैठ कर आपका बैक पेन भी इक्वली ज्यादा डीजनरेट होता है। सो आई फील सेल फोन हैज अ बिग रोल टू प्ले इन योर नेक एंड बैक प्रॉब्लम्स। अगला सवाल सर आपसे ये है कि बच्चे प्लेग्राउंड पे कम और ज्यादा सेल फोन पे ज्यादा दिखते हैं अभी, तो उसका दुष्परिणाम स्पाइन पे आगे जाके फ्यूचर में कैसे हो सकता है बच्चों को? सो स्पाइन, सेल फोन एंड किड्स, अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक्सेसिव सेल फोन यूज के कारण 2 चीजें अफेक्ट होती है बच्चों में। एक तो उनका स्पाइन का स्ट्रक्चर, मैकेनिकल डैमेज होता ही है। जैसे अगर आप कॉन्स्टेंटली झुककर आपके नेक की ओर देख रहे हो मोड़कर, तो आपकी लिगामेंट्स, बोन्स, मसल्स और डिस्क में डीजनरेशन तो आएगा ही, जिसके कारण आपके स्पाइन में वेयर एंड टेयर होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका इफेक्ट है आपके मेंटल हेल्थ पर। एक रिसर्च स्टडी है हार्वर्ड से, वो बताती है कि जो छोटे बच्चे रोते हैं तो उनके माँ बाप उनको सेल फोन पकड़ाते हैं और उस पे उनको पोएम्स दिखाते हैं, उनको स्टोरीज दिखाते हैं। तो इसका बहुत डेंजरस इफेक्ट उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही उन पे ये एक असर पड़ता है कि सेल फोन उनका सबसे अच्छा दोस्त है। और इसके कारण जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है वो सेल फोन सर्फिंग चालू कर देते हैं। और इसके कारण ना तो उनके कोई दोस्त बनते हैं, ना वो अपने मन की बात किसी से शेयर कर सकते हैं, ना वो ओपन ग्राउंड में जाके खेलते हैं, ना स्पोर्ट्समैनशिप आता है, ना उनके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ना उनके मेंटल हेल्थ का डेवलपमेंट होता है। और इसके लिए आज के जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इतने प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। सो इसके 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो मैकेनिकल डैमेज होता है स्पाइन के ऊपर और दूसरा उनके मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। और इसकी वजह से अगर उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है तो उनका ओवरऑल जो आगे ग्रोथ है, वेलबींग है, वो भी अफेक्ट होता है। एंड द करंट स्टडी सेज दैट मिनिमम टिल 3 years ऑफ द एज उनको सेल फोन भी नहीं दिखाना चाहिए। सो अगर आपको आपके बच्चों को सेल फोन दिखाना है तो मिनिमम एज दे शुड ग्रो अप इज अप टू 3 years ऑफ एज। सो सर, विटामिन B12, D3 और कैल्शियम, इसका क्या रोल रहता है स्पाइन? सो ये 3 विटामिन हमारे स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कमिंग टू फर्स्ट पार्ट इज विटामिन B12। सो विटामिन B12 ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B12 हमारे जैसे एक वायर का कवरिंग होता है जो इंसुलेशन में हेल्प करता है, वैसे हमारी नर्व्स का जो कोटिंग है माइलिन, उसके प्रोडक्शन में ये विटामिन B12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी से यूजुअल सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे यू फील फटीग वेरी अर्ली, यू फील टायर्ड, यू फील डल, यू फील लो, चीजें याद नहीं रहती एंड योर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म गोज डाउन। सेकेंड इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन D, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। सो अगर मैं कैल्शियम अच्छी मात्रा में खा रहा हूँ बट अगर मेरे शरीर में विटामिन D नहीं है तो ये सारा कैल्शियम मेरे एक्सक्रीटा, मोशंस में से एक्सक्रीट हो जाएगा। सो विटामिन D का रोल क्या होता है कि पेट में से ये कैल्शियम अब्सॉर्ब करके वो हड्डी में डिपॉजिट करने का काम ये विटामिन D करता है। एंड नेचुरली विटामिन D
इज अवेलेबल इन अबेंडेंस। जैसे सुबह 8 से 12 के बीच में जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर होगी तो आप कितना भी अच्छा डाइट ले लो, आपको कैल्शियम अब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन और स्टमक से नहीं होगा और आपके बोन मजबूत नहीं होंगे। और इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल हर प्रॉब्लम से जोड़ा जा रहा है। सिर्फ हड्डियों के प्रॉब्लम से नहीं, बट हार्ट के प्रॉब्लम से, ब्रेन के प्रॉब्लम से, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम से, कैंसर से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, हर चीज से विटामिन डी को जोड़ा जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। एंड थर्ड थिंग इज कैल्शियम। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बिल्डिंग खड़ी है सीमेंट के ऊपर, अगर ये सीमेंट मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग मजबूत है, बट अगर ये सीमेंट कमजोर होगा तो आपकी बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। तो हमारा जो बॉडी खड़ी है वो बोन्स के ऊपर खड़ी है, और अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम ही नहीं होगा तो वी आर मोर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स, वी आर मोर प्रोन फॉर गेटिंग बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, एंकल पेन। क्योंकि अगर अपना स्केलेटन ही वीक है तो आपका हर पार्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहेगा। बट आपका अगर हड्डी मजबूत है तो आप ऑटोमेटिकली ये सारे प्रॉब्लम से, जोड़ों के दर्द से, बैक पेन से, नेक पेन से एक काफी हद तक छुटकारा पा सकते हो। एक और सवाल था आपसे, तो नियमित एक्सरसाइज करना स्पाइन के केस में कितना महत्वपूर्ण है? सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हफ्ते में 5 से 6 दिन रेगुलर एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, और 45 मिनट्स टू 1 आवर रेगुलरली एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। सो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक ही टाइप की एक्सरसाइज करना उचित नहीं है। हफ्ते में 2 दिन आपने योगासन करना चाहिए, जिससे आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आता है, एंड्योरेंस बढ़ता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हफ्ते के अगले 2 दिन आपने वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, बिकॉज आपके मसल्स को थोड़ा वेट के साथ मजबूत होना भी जरूरी है, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और अगले 2 दिन आपने कार्डियो करना चाहिए, जो आपके हार्ट के लिए और ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना हो गया, साइकिलिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। So 45 minutes exercise per day, 5 days a week or 6 days a week is very important। और एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप दौड़ते हो, तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंड एंडोर्फिन्स आर नोन एज हैप्पी हार्मोन्स, एंड दे टेक आउट द स्ट्रेस फैक्टर फ्रॉम योर बॉडी एंड इट मेक्स यू फील हैप्पी। आपने बहुत सी बार देखा होगा, जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, आप टेंशन में, और अगर आप एक जॉब के लिए निकल जाते हो तो आधे पौन घंटे के बाद वंस यू स्वेट आउट यू फील सो रिफ्रेश्ड। सो एक्सरसाइज इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉडी, और उसके फायदे हैं कि आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपके बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स मजबूत होते हैं, और वो एक टाइप का मेडिटेशन है दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम ऑल स्ट्रेसेस, एंड आपका उससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और आपको नींद भी उससे अच्छी आएगी। सो एक्सरसाइज इज अ नॉन निगोशिएबल थिंग। आप उस पे मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते कि इसकी जरूरत है या नहीं है। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दारू, तंबाकू, सिगरेट और खैनी ऐसे चीज़ों की सेवन करते हैं, तो इसका परिणाम हमारे स्पाइन में क्या हो सकता है? सो एडिक्शंस, सो इसमें मेरा आंसर है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज डिसीज। आप कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी भी बुरी चीज हो, उसको अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो इट इज डेंजरस एंड इट इज गॉट साइड इफेक्ट्स। सो पहली चीज हम बात करेंगे तंबाकू, स्मोकिंग के बारे में। दैट इज डेंजरस फॉर द स्पाइन। तंबाकू और स्मोकिंग में एक चीज होती है निकोटिन। सो ये निकोटिन क्या करता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको इवेंचुअली ये कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्लड फ्लो रोकता है। तो हमने देखा है कि हार्ट अटैक पे, ब्रेन स्ट्रोक होने में स्मोकर्स का, तंबाकू खाने वालों का बहुत बड़ा रोल है। और उसके जो आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक देखे गए हैं। तो सिमिलरली स्पाइन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो तो सबसे छोटे होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण आपको दिखेगा, एक्सेसिव
तंबाकू के सेवन के कारण दिखेगा तो वो स्पाइन में दिखेगा। ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्लड फ्लो रुकने के कारण न्यूट्रिशन जो होता है स्पाइन का वो रुक जाता है और उसकी वजह से डिस्क बहुत कम एज में डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, मसल्स और लिगामेंट्स वीक होना शुरू हो जाते हैं एंड ओवरऑल द स्पाइन गेट्स वीकर। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज अल्कोहल, दारू का सेवन। सो दारू हमारे हड्डियों के लिए और स्पाइन के लिए भी बहुत घातक है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दारू अटैक करता है लिवर के ऊपर और लिवर के ऊपर हमारा पूरा बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट होता है और इट इज प्रूवन कि बहुत ज़्यादा दारू सेवन करने से आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, इवेंचुअली आपका स्पाइन, डिस्क, मसल्स भी कमज़ोर होते हैं और आपके जो जॉइंट्स हैं, मेनली जो हिप जॉइंट्स, उसमें भी अवैस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मेरा मानना है कि ये जो एडिक्शंस है जैसे तंबाकू, दारू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, वीड, इसके हमारे स्पाइन हेल्थ के ऊपर बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स हैं और इससे डेफिनेटली दूर रहना चाहिए। तो सर एक और कॉमन सवाल था हमारे दर्शकों का कि जेनेटिक्स, मतलब अगर मेरे माता पिता को कोई स्पाइन प्रॉब्लम है तो वो मुझे होने की संभावना कितनी है? सो जेनेटिक्स एंड स्पाइन प्रॉब्लम डेफिनेटली दे गो हैंड इन हैंड। कुछ बीमारियां हैं स्पाइन की एंड दे रन इन फैमिलीज। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस ऑफ स्पाइन एंड इवन किसी को अगर स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत है, अकॉन्ड्रोप्लेजिया है जिसके कारण आपका कैनाल साइज छोटा है, तो उनके बच्चों को भी स्पाइन प्रॉब्लम्स होने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है। सो यस, देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर स्पाइन टू गेट अफेक्टेड इवन एट अर्ली एज। और इसीलिए मेरे पास अगर कोई यंग पेशेंट आता है जो बोलता है कि सर मुझे बैक पेन हो रहा है, सो मैं सोचता हूँ कि इसका MRI देखकर कि इनको इतने कम एज में क्यों डिजनरेशन हुआ, और जब मैं उसकी डिटेल्स में जाता हूँ, मैं हिस्ट्री लेता हूँ कि आपके माता पिता को भी स्पाइन का प्रॉब्लम है क्या, तब वो बहुत सी बार इसमें आता है कि यस मेरे पेरेंट्स को भी स्पाइन का प्रॉब्लम रहा है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि स्पाइन प्रॉब्लम्स एंड जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, दे गो हैंड इन हैंड एंड डेफिनेटली इट हैज गॉट अ बिगर रोल टू प्ले।